पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर के अंदर पहला बात तो हमने इस चैप्टर को शुरुआत किया था और इस चैप्टर का अच्छा खासा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था। थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे 2 मिनट टाइम लेकर, ताकि हम लोगों को जो हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ा है वो हम लोगों को याद आ सके। और दूसरी बात, हम लोग चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर सके, इसलिए 2 मिनट हम आपका लेंगे और पीछे की चीज़ों को फटाक से रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पिछले वाले क्लास में यानी कि कल आपने इसमें कुछ नहीं पढ़ा था, सिंपली आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। इसमें हमने ये देखा था कि आखिर नाजिज्म का मतलब क्या है। नाजिज्म मतलब एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। किसका? नाजी पार्टी का। ठीक है, अब ये नाजी पार्टी क्या था भाई? जर्मनी का पार्टी था हमारा, और पार्टी का नाम है नाजी। तो उस पार्टी का जो विचार है, जो आइडियोलॉजी है, उसी को हम लोग कह देते हैं नाजिज्म। तो जब भी हम आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करेंगे नाजिज्म, इसका मतलब समझ जाइएगा कि बात कर रहा है नाजी पार्टी के विचार के बारे में, कि आखिर नाजी पार्टी चाहता क्या था। ठीक है, तो नाजिज्म का मतलब क्या हो गया? नाजी पार्टी का विचारधारा, आइडियोलॉजी, जो भी आप बोल लीजिए। तो हम लोगों ने इसके मतलब को समझा था और हिटलर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा था, है ना। चलिए, इसमें आपने क्या देखा था थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि हिटलर हमारा, उसका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था, जो कि जर्मनी का क्या था? डिक्टेटर था। डिक्टेटर का मतलब है कि उस जर्मनी का जो पूरा आर्मी था उसका ये हेड था। ठीक है, इसका कमांडर था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो नाजी पार्टी हमारा जर्मनी से बिलोंग करता था। हिटलर का एक सपना था। सपना क्या था? कि पूरे यूरोप पे हमको अपना कब्जा जमा देना है, लेकिन सबसे पावरफुल कंट्री यदि किसी को बनाना है तो वो हमारा जर्मनी होगा। यानी कि जर्मनी को सबसे पावरफुल कंट्री बनाना है, लेकिन कब्जा हमारा पूरे यूरोप पे होगा। ये इनका सपना था। ठीक है, आगे। और इसके लिए क्या चाहता है? ये चाहता है कि यदि जर्मनी को पावरफुल बनाना है तो जर्मनी में केवल एक ही रिलीजन के लोग रहेंगे, बाकी सबको जान मार दो। जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 6 मिलियन ज्यूइस को और 2 लाख जिप्सीज को, 1 मिलियन पॉलिश को, पॉलिश मतलब पोलैंड के लोगों को, और 70,000 अपने ही देश के लोगों को मार दिया था, यानी कि जर्मन के लोगों को मार दिया था। और हमने आपको इसमें बताया था कि वो अपने ही कंट्री के 70,000 लोगों को क्यों मारा? क्योंकि ये 70,000 लोग मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे। यानी कि कोई लंगड़ा था तो कोई चल नहीं सकता था, तो कोई बोल नहीं सकता था, तो कोई हरकत नहीं कर सकता था, यानी कि मूवमेंट उसके बॉडी में नहीं था। इस प्रकार के लोगों को उन्होंने जिंदा मार दिया था, अपने कंट्री के लोगों को, वो भी कितने? 70,000 जर्मन को। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हिटलर ये सब मारते कैसे थे? बेसिकली गैस चैम्बर में डाल के मारते थे, है ना। और ये गैस चैम्बर हमारा जो एक प्रसिद्ध शहर है वो कहाँ पे हुआ करता था? ऑस्विच में हुआ करता था। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा था। और हिटलर का सपना क्या था? सपना तो इसका दो ही था बेसिकली, मतलब सपना तो एक ही था, सपना इसका कह सकते हैं दो था। पहला सपना यह था कि जर्मनी को पावरफुल बनाना है, दूसरा पूरे यूरोप पे कंट्रोल करना है। और इसके इसी लालच के वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, जो कि हम लोग आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। और हमने कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो लड़ा गया था वो दो पावर के बीच में लड़ा गया था, एक्सिस या फिर अलाइड पावर, जो भी आप बोलो, दोनों का मतलब सेम है। पहला हमारा पावर ये हो गया, दूसरा था हमारा एक्सिस पावर। अलाइज बोलो या फिर अलाइड बोलो, दोनों का मतलब सेम है। और दूसरा हमारा था एक्सिस पावर। अलाइज पावर में थे हमारे फ्रांस, यूके, यूएसए और रसिया। ठीक है, जिसके अंदर यूएसए और रसिया ने बाद में ज्वाइन किया था, मतलब कि ये युद्ध में शुरुआत से नहीं थे। ठीक है, और एक्सिस पावर में कौन था? जर्मनी, इटली और जापान। ये नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ ना आगे कई बार आपको मिलेगा। ठीक है, तो कहीं पे यदि हो सके तो कलम कॉपी से लेकर लिख लीजिए, नहीं तो हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। तो एक्सिस पावर में हमारा जर्मनी, इटली और जापान था, जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो हमारा अलाइज पावर था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत जाता है। और जीतने के बाद फिर क्या होता है भाई? जीतने के बाद जर्मनी क्या करता है? अलाइज मतलब अलाइज पावर के सामने सरेंडर कर देता है कि हाँ भैया हम हार मानते हैं। ठीक है, और इतना भयंकर तबाही मचाया था हिटलर ने, और हिटलर के मतलब पूरे हिटलर के मिनिस्टर्स लोगों ने इतना ज़्यादा तबाही मचाया था कि एक कोर्ट का गठन होता है। उस कोर्ट का नाम था इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, और ये कहाँ पे बनता है? न्यूरेमबर्ग में बनता है। जिस कोर्ट का काम ये था कि जितने भी क्राइम किए गए हैं हिटलर के द्वारा और उसके मिनिस्टर्स के द्वारा, उन सबको पकड़ो और कठोर से कठोर सजा सुनाओ। ठीक है, ये हम लोग जान चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि केवल 11 लोगों को फांसी का सजा मिलता है, बाकी सब इन लोगों को जेल में जिंदगी भर के लिए डाल देता है। लेकिन हिटलर फिर कहाँ गया? हिटलर तो डर से अपने आप को सुसाइड कर लेता है, यानी कि सुसाइड मतलब फांसी नहीं लगाता है, अपने आप को गोली मार लेता है। वो खुद को गोली मारता है, प्लस अपने फैमिली मेंबर सारे को गोली मार देता है, और उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे उसको भी वो गोली मरवा देता है, और वो खुद मर जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज गौर किया होगा अभी
कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो हिटलर के वजह से हुआ, ठीक है, लेकिन कैसे हुआ ये हम लोग और आगे पढ़ेंगे। लेकिन देखो हिटलर के बारे में पढ़ने से पहले ना, यानी कि हिटलर तक पहुंचने से पहले आपको छोटे मोटे चीज समझने पड़ेंगे। जैसे आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर करवाया तो उसके पीछे का क्या इतिहास रहा। जैसे हम लोग आज बोलते हैं कि हमारा इंडिया कंट्री जो है, मतलब हमारा जो इंडिया है 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन ये ऐसा थोड़ी है कि आज़ादी एक ही दिन में मिला होगा, इसके पीछे लंबा लड़ाई लड़ा गया होगा, लंबा समय लगा होगा। उसी प्रकार से हिटलर कैसे बना ये जानने से पहले आपको छोटे मोटे चीज़ ऐसे बहुत सारे हैं जो कि जानने पड़ेंगे, ठीक है। और वो हमारा शुरुआत होता है इस टॉपिक से, बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक। तो यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे एक विशेष बात के ऊपर ध्यान देंगे, वो है हमारा वेमार रिपब्लिक। ये वेमार रिपब्लिक क्या था, जरा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं इसे हमारा आज का टॉपिक। जर्मनी वॉज अ पावरफुल एम्पायर and wanted to acquire more resources and territory and this led to first world war। देखो जर्मनी ना आज कंट्री है, जर्मनी हमारा आज का एक कंट्री है, लेकिन जिस समय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस समय पे जर्मनी कंट्री नहीं हुआ करता था, ये एम्पायर हुआ करता था। मतलब कि जर्मनी आज जो हम लोग देखते हैं ये बहुत छोटा हो गया है। पहले का जर्मनी आज से कई गुना ज़्यादा बड़ा हमारा जर्मनी था, तो उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे कंट्री में डिवाइड कर दिया गया। तो आज जिस जर्मनी को आप देखते हैं वर्ल्ड मैप में, वो जर्मनी आज बहुत छोटा सा हो गया है। लेकिन जिस समय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस समय पे जर्मनी बहुत बड़ा हुआ करता था। तो हम लोग क्या बोल देंगे, जर्मनी को एम्पायर बोल देंगे। एम्पायर का मतलब होता है बहुत बड़ा साम्राज्य, ठीक है। तो जर्मनी का शुरू से ये मकसद रहा था कि हमको क्या करना है, अपने रिसोर्स को बढ़ाना है। रिसोर्स बढ़ाने का मतलब क्या है, अपने कंट्री के धन संपत्ति को बढ़ाना है। और बढ़ाने का मात्र एक ही तरीका है, तरीका क्या है, दूसरे कंट्री पे हमला करो, उसको अपने कब्जे में कर लो और उसके सारे धन संपत्ति को अपने कब्जे में ले लो और अपना कंट्री पावरफुल बना लो, ठीक है। और इसी लालच के वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी होता है। देखिए हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के पीछे ना बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन बहुत सारे कारण में एक कारण जर्मनी भी है। ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चालू हुआ था इसमें बहुत सारे कंट्री का हाथ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू करने में बहुत सारे कंट्री का हाथ है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें पूरी तरीके से हाथ हिटलर का ही था, ठीक है। इस बात ध्यान में रखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसका जिम्मेदार पूरी तरीके से हिटलर था, लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ हमारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार केवल हिटलर, लेकिन सेकेंड के लिए, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हमारा जर्मनी नहीं था। लेकिन हाँ बहुत सारे कंट्री जिम्मेदार थे, उनमें से हमारा एक कंट्री जर्मनी भी था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। तो जिस समय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस समय अभी तक हिटलर का एंट्री नहीं हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक चालू होता है और ये सब आप जब पढ़ेंगे ना तभी आपको हिटलर के बारे में पता चलेगा। धीरे धीरे पढ़ते हम लोग हिटलर के पास पहुँच जाएंगे, फिर जानेंगे कि आखिर हिटलर आया कैसे। तो ये सब बेसिकली आपको एक बैकग्राउंड बता रहा है कि हिटलर का कैसे हमारे सामने आते हैं, इतना बड़ा देश का मतलब पूरी दुनिया का इतना बड़ा तानाशाह वो कैसे बन जाता है, ये सब हम लोग उसके पीछे का पढ़ रहे हैं पहले। तो जिस समय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस समय जर्मनी हमारा एक एम्पायर हुआ करता था, जर्मनी हमारा उस समय पे रूल किया जाता था एक राजा के द्वारा, समझिएगा। मतलब कि जिस समय के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि हिटलर से पहले जर्मनी पे राज कैसा था, राजा वाला सिस्टम था, यानी कि राजा का बेटा ही इसमें राजा बनता था। तो जो जर्मनी का उस समय पे राजा था उसका हमेशा सपना ही रहता था, इसका भी सपना लगभग हिटलर के जैसा ही था कि हमको भी जर्मनी को क्या करना है, पावरफुल बनाना है, बाकी कंट्री को हमला करना है और उसको अपने कब्जे में कर लेना है, ये इसका मकसद था आगे। और जब भाई आप दूसरे कंट्री पे हमला करोगे इससे क्या होगा, लड़ाई छिड़ेगा, और लड़ाई इतना भयंकर हो गया कि हमारा वहीं पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू कैसे हुआ इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन एक रीजन हमारा ये भी है। याद रखिएगा कि जिस समय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उस समय में जर्मनी के ऊपर किसका राज चलता था, राजा का राज चलता था, ठीक है। और इसके लालच के वजह से क्या छिड़ गया, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था। आगे बढ़ते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फ्रॉम 1914 से लेकर 1918। तो टाइम पीरियड जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वो 1914 से लेकर 1918 है, यानी कि 4 साल तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, ठीक है। आगे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फाउट बिटवीन अलाइज बोलो या फिर अलाइड बोलो, बात सेम है, पावर एंड सेंट्रल पावर। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हमारा दो पावर के बीच में लड़ा गया था, एक हमारा अलाइज पावर और दूसरा हमारा सेंट्रल पावर, ठीक है।
याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अलाइज और एक्सिस पावर के बीच में लड़ा गया था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा अलाइज और सेंट्रल पावर के बीच में लड़ा गया है। अब इसमें कौन कौन कंट्री थे जरा इसके बारे में भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि आगे ये टर्म आपको बहुत बार मिलने वाले हैं। अलाइज पावर इंक्लूड्स फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए एंड रसिया। अलाइज पावर में कौन कौन था? फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए और रसिया। लेकिन इसमें जो आप यूएसए देख रहे हैं, ये शुरुआत से इसके साथ नहीं था, ये ज्वाइन किया था कब? 1917 में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये 4 कंट्री हमारे थे अलाइज पावर में। लेकिन सेंट्रल पावर में कौन था जरा इसके बारे में भी देख लो। सेंट्रल पावर इंक्लूड्स जर्मनी, ऑटोमन टर्की एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। ये 3 कंट्री थे हमारे बेसिकली किसमें? सेंट्रल पावर में। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें जर्मनी आपको याद होना चाहिए कि आखिर जर्मनी किसमें था, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी किसमें था? सेंट्रल पावर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनिशियली जर्मनी ऑक्यूपाइड फ्रांस एंड बेल्जियम। देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ उस समय पे जर्मनी थोड़ा सा बहुत पावरफुल सामने आया, मतलब पावरफुल के तौर पे सामने आया, और इन्होंने 2 कंट्री को अपने कब्जे में कर लिया। फ्रांस और बेल्जियम को अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी कि इसके ऊपर हमला करके इसको अपने अधीन कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। बट द एंट्री ऑफ यूएसए इन अलाइज पावर, सेंट्रल पावर लॉस्ट द वॉर इन नवंबर 1918। लेकिन जब यूएसए यानी कि अमेरिका जब अलाइज पावर में एंट्री लेता है, यानी कि अमेरिका जब अलाइज पावर का हाथ थामता है कि हाँ भैया हम भी तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ेंगे, तब जाकर पूरा खेल ही पलट गया। जहां जर्मनी पावरफुल साबित हो रहा था सभी कंट्री के ऊपर, वहां अब जर्मनी के साथ साथ पूरा सेंट्रल पावर क्या हो गया? हार गया। तो ये एक बात याद रखिएगा कि इसमें भी हमारा कौन जीतता है? अलाइज पावर ही जीतता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अलाइज पावर ही जीतता है। ये याद रखना बड़ा आपके लिए आसान हो गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बात हो या सेकेंड वॉर का बात हो, दोनों में अलाइज पावर जीतता है। और हारता कौन है? सेंट्रल पावर हारता है किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और एक्सिस पावर हार जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कहने का मतलब है कि जर्मनी दोनों बार युद्ध हारता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी। आगे आपको मिलेगा कि पहले ना, यानी कि युद्ध से पहले जर्मनी बहुत बड़ा पावरफुल देश हुआ करता था, मतलब इसके पास धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी का कोई कमी नहीं था। लेकिन जब से ये युद्ध लड़ना शुरू किया है अपने लालच के वजह से, चाहे वो बात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हो, ये हमेशा से कर्ज में डूबता चला गया है। क्योंकि देखो, आप युद्ध लड़ रहे हैं, आप पड़ोसी के बीच में थोड़ी युद्ध लड़ रहे हैं, एक घर से दूसरे घर के बीच में, कि जिसमें पैसा का कोई खर्च नहीं होगा। आप लड़ रहे हैं लड़ाई कंट्री के बेसिस पर। तो यहाँ पे ऑब्वियस ये बात है भाई, गोला बारूद बहुत बड़े लेवल पे खर्च होता है, और गोला बारूद पैसे से ही आता है। तो जर्मनी ना युद्ध से पहले बहुत अमीर कंट्री हुआ करता था, लेकिन जब से ये युद्ध में कदम पड़ा है इसका, तब से ये बहुत ही कमजोर देश बन गया। आगे आपको पता चलेगा अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब अलाइज पावर में यूएसए एंट्री लेता है तो पूरा खेल ही हमारा पलट जाता है, और फाइनली अलाइज पावर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीत जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, अब आगे होता क्या है? जीत तो गया, लेकिन इसका क्या रिजल्ट निकलता है? देखो, द डिफीट ऑफ इंपेरियल जर्मनी। अच्छा, यहाँ पे ना एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, इंपेरियल जर्मनी। इंपेरियल जर्मनी का मतलब है उस समय पे जर्मनी का राज किस पे, मतलब जर्मनी पे राज कौन करता था? राजा करते थे। इसीलिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है इंपेरियल जर्मनी। तो इंपेरियल जर्मनी का मतलब उस समय पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ बेसिकली हमारा, वो वॉर जर्मनी के तरफ से कौन लड़ रहा था? वहां का राजा लड़ रहा था। ठीक है, आगे। तो डिफीट ऑफ इंपेरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द इंपायर gave an opportunity to parliamentary parties to reform German polity। चले यहाँ से अब थोड़ा सा आपको सावधान तरीके से होके समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज आपके सामने अब आने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात, जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था, जर्मनी को लीड कौन कर रहा था? वहां का राजा। ठीक है, अब चूंकि जर्मनी क्या हो चुका है? हार चुका है। तो नियम ये था कि जो हारेगा उसका सारा प्रॉपर्टी, सारा रिसोर्स, मतलब हर चीज किसके कंट्रोल में आ जाएगा? जो जीता है उसके कंट्रोल में आ जाएगा। अब जरा आप खुद सोचिए, जर्मनी लड़ाई हार चुका है, तो यहाँ का जो राजा था उसको क्या करना पड़ा? अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। पहला बात ये हो गया हमारा। दूसरा बात, जर्मनी में ना उस समय पे छोटे मोटे पार्टी भी थे, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मतलब कि सिस्टम यहाँ पे राजा वाला ही चलता था, लेकिन इसके बावजूद जर्मनी में छोटे छोटे पार्टी भी उस समय पे एग्जिस्ट करते थे। हाँ, उस समय पे पार्टी का कोई बड़ा रोल नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में था? किंग के हाथ में था। तो पार्टी कोई उतना बड़ा कदम नहीं उठा पाता था। लेकिन जैसे ही
राजा को अपना पद छोड़ना पड़ा, वैसे ही मौका आगे बढ़ने को किसको मिल गया? जर्मनी के छोटे छोटे पार्टी को मिल गया। बात समझिएगा। यहाँ पे ना दो तीन बातें एक साथ हो रही है। पहला बात ये कि जर्मनी लड़ाई हार चुका है। दूसरा बात ये कि राजा सिंहासन को त्याग दिया है, यानी कि राजा अपने पद से हट गया है। तीसरा बात ये कि जो जर्मनी के अंदर छोटे छोटे हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी थे, बेसिकली जो छोटे मोटे पार्टी थे, वो अब चाह रहा है कि यार राजा का सिस्टम तो हट गया, तो क्यों ना हम अपना अब यहाँ पे थोड़ा सा दबदबा दिखाए। तो यहाँ पे अब आगे कौन आने वाले हैं? जर्मनी के पार्टी आने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और समझना पड़ेगा साथ ही साथ कि अभी भी जर्मनी क्या हो चुका है? लड़ाई को हार चुका है। तो आप भाई पार्टी बना के पावर में आओ या फिर किसी भी तरीके से आओ, आपके कंट्री पे अब हुक्म किसका चलने वाला है? जो जीत गया है उसका हुक्म चलने वाला है। तो यहाँ पे दो बात आप ध्यान में रखेंगे। पहला बात तो ये कि अब जर्मनी के ऊपर पूरा कब्जा होने वाला है किसका? अलाइज पावर का, क्योंकि वो जीत चुका है। पहला बात ये। दूसरा बात ये कि जर्मनी को अब लीड करना कौन चाहता है? वहाँ का छोटा मोटा पार्टी लीड करना चाहता है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? क्या ये दोनों बात एक साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि जर्मनी का पार्टी चाहता है कि जर्मनी को अब लीड किया जाए, ये चाहता ये है। लेकिन जो अलाइज पावर क्या चाहता है कि भाई युद्ध हम जीते हैं तो जर्मनी के ऊपर कंट्रोल हमारा होगा। तो आखिर इस दोनों के बीच में क्या बात बनता है, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब जो जर्मनी का पार्टी था वो क्या चाहता है कि जर्मनी के पॉलिटिक्स को हम संभालेंगे, यानी कि जर्मनी के ऊपर अब हमारा कब्जा चलेगा। लेकिन आप यहाँ पे मत भूलो कि जर्मनी हार चुका है और इसके ऊपर अब अधिकार पूरा किसका है? अलाइज पावर का है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। The parliamentary parties meet at Weimar and they formed a national assembly and this national assembly is known as Weimar Republic. तो जितने भी हमारे छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी थे जर्मनी के, वो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी कहाँ पे इकट्ठा होते हैं? वेमार में इकट्ठा होते हैं। और ये हमारा वेमार क्या है? जर्मनी के अंदर एक छोटा सा जगह है, ठीक है। यानी कि जर्मनी के अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्टी थे वो सारे के सारे पार्टी वेमार में इकट्ठा होते हैं और एक नेशनल असेंबली बनाते हैं वो लोग। नेशनल असेंबली बनाने का मतलब यहाँ पे यह है कि सब पार्टी मिल के हाथ मिलाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब भैया राजा तो हमारा रहा नहीं, अब जर्मनी को कौन चलाएगा? तो जर्मनी को हम सब मिल के चलाएंगे। तो उसी ग्रुप को क्या नाम दे दिया उन्होंने? नेशनल असेंबली। और बाद में इसी नेशनल असेंबली का नाम क्या कर दिया जाता है? वेमार रिपब्लिक। वेमार रिपब्लिक क्यों किया गया? क्योंकि वेमार जगह में ये बना था हमारा संगठन। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि वेमार में सारे पॉलिटिकल पार्टी जर्मनी के इकट्ठा होते हैं और ये वो लोग निश्चय करते हैं कि अब जर्मनी को रूल करने का अधिकार, मतलब कि अब जर्मनी को आगे बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो हम लोग संभालेंगे, ठीक है। और वो लोग अपने ग्रुप को नाम देते हैं नेशनल असेंबली और बाद में उसका नाम हो जाता है वेमार रिपब्लिक, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन अभी भी आप आपके माइंड में एक तरफ ये होना चाहिए कि ये सब जर्मनी के अंदर ही चल रहा है अभी, लेकिन भैया आप हार चुके हैं, आपके ऊपर कंट्रोल किसका होने वाला है? अलाइज पावर का होने वाला है। तो जर्मनी में ना यहाँ पे दो सिचुएशन चल रहा है। पहला बात तो ये कि राजा हार चुका है तो अपना पद से हट चुका है वो, तो अब जर्मनी को संभालने का जिम्मेदारी ये सारे पार्टी ले रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने बना भी दिया वेमार रिपब्लिक, यानी कि सारे पार्टी आपस में मिल भी गए हैं। लेकिन अभी भी नियम के अनुसार जर्मनी के ऊपर हक किसका बनता है? अलाइज पावर का, क्योंकि वो चुनाव मतलब वो लड़ाई जीत चुका था। लेकिन अब देखते हैं कि होता क्या है। द वेमार रिपब्लिक एस्टैब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर। अब ये लोग ना एकदम बहके बहके से हैं, मतलब पूरी तरीके से जो भी वेमार रिपब्लिक हमारा बना था, इसमें जितने भी पार्टी थे उन सभी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाया कि जर्मनी को अब हम क्या करेंगे? अच्छे तरीके से लीड करेंगे, समझिए। अच्छा, यहाँ पे ना लोगों को कुछ समय के लिए बहुत अच्छा भी लगा, जर्मनी के लोगों को बहुत अच्छा भी लगा। उनको लगा ना कि यार चलो कम से कम राजा वाला सिस्टम तो हटा, कम से कम ये लोग आएंगे, एक संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारा राइट्स होगा, हमारे हक के लिए बात होगा। तो जर्मनी के लोगों को थोड़ा सा खुशी भी हुआ, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बात और चलने वाला है, अभी हम लोग और देखते हैं। तो वेमार रिपब्लिक ने क्या किया? जर्मनी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, मतलब कि पूरा का पूरा उन्होंने एकदम जायजा तैयार कर लिया था कि जर्मनी को कैसे आगे लेके चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब जब वेमार रिपब्लिक ये सब काम कर रहा था तो जर्मनी के लोगों को बड़ा खुशी हुआ। खुशी ये हुआ कि यार कम से कम ये तो राजा से बेहतर ही है, राजा किसी का नहीं सुनता था, ये तो कम से कम संविधान तो बना रहा है ना, हमारे हक के लिए बात करेगा। तो लोगों को अंदर ही अंदर क्या था, खुशी था। लेकिन फिर बाद में क्या होता है देखो, अब डिप्यूटीज वेर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट। जर्मन पार्लियामेंट को हम लोग रिस्टैग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। तो अब चूंकि भाई वेमार रिपब्लिक काम क्या कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था। तो अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन आप बना रहे हैं, आप पार्लियामेंट बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग बैठेंगे, नियम कानून बनाएंगे, तो उसको चुनेगा कौन? तो उन्होंने कहा कि इसको चुनने का अधिकार आप ही के पास रहेगा, यानी कि आम आदमी क्या करेगा, अपने लीडर को चुनेगा और वो जीत जाएगा तो पार्लियामेंट में बैठेगा, नियम कानून अपना बनाएगा अपने लोगों के लिए, ठीक है। तो अब डेप्यूटीज मतलब, डेप्यूटीज का सिंपल सा मतलब समझ लो, जैसे हम लोग अपने इंडिया में बोलते हैं ना एमएलए एमपी, हम लोग वोट देते हैं तब वो जीतते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पे डेप्यूटीज बोलते हैं। तो उनको लोगों ने वोट दिया, वो जीत गए, तब जाके वो लोग जर्मनी के पार्लियामेंट में बैठने लगे और नियम कानून बनने लग गया, ठीक है। यहाँ और जो वोट दिया वो हर प्रकार के लोगों ने वोट दिया। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है भाई, लोगों के अंदर तो एक खुशी झलकेगा। खुशी क्यों झलकेगा? इसलिए झलकेगा खुशी क्योंकि इससे पहले जो सिस्टम था वो राजा वाला सिस्टम था, और राजा अपने ही बेटा को राजा बनाता था, वोट देने का भी अधिकार नहीं था लोगों के पास। लेकिन वेमार रिपब्लिक जब बना तो अचानक लोगों को वोटिंग राइट मिल गया, अचानक एक नया संविधान मिल गया, एकदम नए नए राइट्स मिल गए लोगों को, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीके से लोग पूरी तरीके से मतलब खुश थे, क्योंकि वोमेन को भी वोटिंग राइट था, सब चीज़ बढ़िया चल रहा था, एकदम सबसे मतलब बढ़िया चल रहा था। लेकिन वेमार रिपब्लिक जो हमारा था, इसको जर्मनी के लोगों ने पूरी तरीके से दिल से स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अपने अपने से आप एक टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं कि वाई वेमार रिपब्लिक वाज नॉट वेलकम्ड बाय इट्स ओन पीपल। यानी कि ये जो टॉपिक हमने क्रिएट किया है, ये टॉपिक एनसीईआरटी में क्रिएट किया हुआ नहीं है, लेकिन हमने इसलिए किया है ताकि यही क्वेश्चन के रूप में कई बार एग्जाम में आया हुआ है आपके, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी कि यहाँ तक आपने जो पढ़ा ना, वो वेमार रिपब्लिक के अच्छे अच्छे कामों के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। लेकिन वेमार रिपब्लिक के साथ ना कुछ समस्या भी था, जिसके वजह से जर्मनी के लोगों ने ही उसका वेलकम नहीं किया, मतलब कि उसको दिल से स्वीकार नहीं किया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर वेमार रिपब्लिक कितना अच्छा काम कर रहा था, नया संविधान भी बना दिया, लोगों को वोटिंग राइट भी दे दिया, पार्लियामेंट भी बन गया, नए नए कानून भी बनने लग गए, तो फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम था वेमार रिपब्लिक के अंदर जो उसके ही लोग उससे नाराज हो गए? कुछ तो कारण रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कारण देखेंगे। तो दो चीज इसमें पूछा जा सकता है आपसे। पहला, वाई वेमार रिपब्लिक वॉज नॉट वेलकम बाई इट्स ओन पीपल, यदि ये पूछे तो वही सारा पॉइंट लिखेंगे जो हम लोग अभी बात करेंगे। या फिर इसको एक तरीके से और पूछा जा सकता है ट्रीटी ऑफ वर्सेल के नाम से, बोलेगा कि डिफाइन ट्रीटी ऑफ वर्सेल। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल क्या था? इन दोनों प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, तो इन दोनों प्रकार के क्वेश्चन में कुछ भी आपके एग्जाम में आ जाए तो वो सारा पॉइंट आप लिखेंगे जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि आखिर वेमार रिपब्लिक को लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे थे जबकि इतना अच्छा अच्छा काम कर रहा था। देखते हैं। आफ्टर लूजिंग द वॉर, जर्मनी एंटर्ड इनटू द ट्रीटी ऑफ वर्सेल विथ द अलाइज। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं हम, जो कि अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है। तुरंत आपने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइज पावर जीत गया था और सेंट्रल पावर हमारा हार गया था, यानी कि जर्मनी हमारा हार गया था। अब नियम के अनुसार क्या था कि भैया जर्मनी हार गया है तो जर्मनी का जितना भी प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, पैसा पर जो भी है, मतलब वो सब किसका हो जाएगा? अलाइज पावर का हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो अब बताओ जर्मनी को लीड कर कौन रहा था? वेमार रिपब्लिक कर रहा था। तो अब वेमार रिपब्लिक के लोग जाते हैं सारे के सारे अलाइज पावर के पास। समझिएगा कहानी का एकदम पूरा ये ना स्ट्रक्चर समझिए कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। नियम के अनुसार जर्मनी का सारा प्रॉपर्टी किसका हो जाएगा? अब अलाइज पावर का हो जाएगा। लेकिन जर्मनी को अभी फिलहाल चला कौन रहा है? वेमार रिपब्लिक चला रहा है। तो वेमार रिपब्लिक का ये जिम्मेदारी बनता है कि जर्मनी के प्रॉपर्टी को छीनने से बचाया जाए, क्योंकि भैया रूल आप कर रहे हैं, लोगों ने विश्वास आपके प्रति जताया है। तो अब वेमार रिपब्लिक क्या करता है? जाता है किसके पास? अलाइज पावर के पास जाता है, बोलता है कि यार देखो तुम लड़ाई जीत तो गए हो, मानते हैं,
लेकिन क्यों ना एक समझौता हम लोग आपस में कर लें जिससे आप जर्मनी के धन संपत्ति को अपने कब्जे में भी ना ले, यानी कि आप भी खुश रहें और हम भी खुश रहें। अब होता क्या है, वर्सेल एक जगह का नाम है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। वर्सेल में वेमार रिपब्लिक और अलाइज पावर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और मीटिंग होता है। मीटिंग ये होता है कि आखिर जर्मनी के प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लिया जाए कि नहीं लिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए, ठीक है। अब भैया आपको क्या लगता है कि क्या अलाइज पावर छोड़ने वाला है? कभी नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि बात ही क्या हुआ था, बात ये हुआ था कि जो हारेगा उसका सारा प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगा, सिंपल। अब जर्मनी का प्रॉपर्टी, और जर्मनी ने पहले बहुत पैसा वाला देश था, इसलिए हमने आपको पहले ही कहा था कि जर्मनी युद्ध से पहले बहुत अमीर कंट्री हुआ करता था, क्योंकि जर्मनी में कोयले का खदान बहुत हुआ करता था, सोने चांदी एकदम बड़े लेवल पे मिलते थे, वहाँ पे हर चीज़ मतलब जर्मनी में भरपूर था। तो क्या आपको लगता है अलाइज पावर ये सब चीज़ छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल में वेमार रिपब्लिक और अलाइज पावर सब एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और समझौता ये निकलता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जर्मनी के अंदर वो सारा किसके कब्जे में चल जाएगा? अलाइज के पावर में अलाइज के कंट्रोल में चल जाएगा। अब जरा सोचो यहां पे लोगों को गुस्सा क्यों आया, जर्मनी के लोगों को वेमार रिपब्लिक के प्रति गुस्सा क्यों आया? देखो यहां पे ना कहानी समझना आप थोड़ा सा। लोगों ने विश्वास जताया किसके प्रति? वेमार रिपब्लिक के प्रति। हाँ भैया हम आपको वोट देते हैं लेकिन आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। आप वर्सेल चले भी गए, आपने बात भी किया, लेकिन आप अपने कंट्री को लूटने से बचा नहीं पाए। तो बताओ लोगों का गुस्सा वेमार रिपब्लिक के प्रति जायज है कि नहीं है? बिल्कुल जायज है। चलो ये भी आप, हालांकि आप मानते हैं कि जर्मनी हार चुका है, जर्मनी का सारा रिसोर्स किसका हो जाएगा? अलाइज पावर का हो जाएगा, ये नियम है। लेकिन हमने आपको यदि चुना है तो आपका कुछ तो जिम्मेदारी बनता है, आप कुछ तो जर्मनी के लिए बचाओ, जाके बात करो अलाइज से, उससे हाथ पैर जोड़ना, जो करना हो आप करो, लेकिन कम से कम जर्मनी का कुछ रिसोर्स तो बचा लो। लेकिन उल्टा क्या हुआ, वेमार रिपब्लिक जाके क्या कर दिया, उसके सामने सरेंडर कर दिया कि भैया आपको जो करना है आप कर लो। तो बताओ लोगों को यहाँ पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल गुस्सा आएगा भाई, क्योंकि लोगों का पूरा विश्वास था वेमार रिपब्लिक के प्रति कि यदि ये जा रहा है मीटिंग में तो पक्का कुछ ना कुछ अच्छा समझौता निकलेगा, लेकिन कुछ अच्छा समझौता नहीं निकला और जर्मनी के सारे रिसोर्स को अलाइज ने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेल, याद रखिएगा। वर्सेल एक जगह है जहां पे वेमार रिपब्लिक और अलाइज पावर मिला था, इकट्ठा हुआ था, और वहीं पे हमारा एक ट्रीटी हुआ था। ट्रीटी मतलब समझौता हुआ था, और समझौता क्या हुआ कि जर्मनी के जितने भी सारे रिसोर्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। अब इस ये भी देखेंगे हम लोग कि जर्मनी के कौन से रिसोर्स को अलाइज पावर ने अपने कब्जे में लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल बोले या फिर बोले कि वाई वेमार रिपब्लिक वाज नॉट वेलकम्ड बाय इट्स ओन पीपल, ये सब आप पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ट्रीटी वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी। सोचो ये जो ट्रीटी हुआ था, जो समझौता हुआ था, ये बहुत ही खतरनाक समझौता था और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग था। ह्यूमिलेटिंग मतलब एक तरीके से बेइज्जती वाला था ये, मतलब एक तरीके से ना बेइज्जती इसमें हो गया था वेमार रिपब्लिक का। अब इसमें हुआ क्या, जरा इसमें देखो जरा। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। ओवरसीज कॉलोनीज का मतलब है कि जर्मनी का कब्जा जिस जिस कंट्री में था वो सारा का सारा कंट्री अब क्या हो गया, जर्मनी के कब्जे से आजाद हो गया। सोचो पहला बात ये हुआ हमारा, आजाद क्यों हो गया, क्यों बताओ? अलाइज पावर जीत गया है, लड़ाई, सिंपल सी बात है। अब जो वो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा, सिंपल है। तो जहां ओवरसीज कॉलोनीज का मतलब क्या हो गया, जहां जहां जर्मनी का पहले कब्जा था वो सारा का सारा जर्मनी अपने कब्जे को खत्म कर दिया, बोला कि अब ये हमारे कब्जे में नहीं है, सिंपल। पहला ये हमारा पहला समझौते में ये बात हुआ। दूसरा क्या हुआ देखो, जर्मनी लॉस्ट 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी कि अपना 10वां हिस्सा, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि जर्मनी अपना कुछ हिस्सा पॉपुलेशन का खो दिया। इसका मतलब ये हो गया कि जर्मनी के तरीके से क्या हो गया, आपस में बंटवारा हो गया कि जर्मनी को इतना तुम ले लो, इतना हम ले लेते हैं, इतना वो ले लो, इतना ये ले लो, इस तरीके से हो गया, ठीक है। आगे, जर्मनी लॉस्ट 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज। जर्मनी अपने पूरे टेरिटरी के 13% टेरिटरी को लॉस कर दिया, मतलब कि 13% टेरिटरी जर्मनी का किसके अंदर में चला गया, अलाइज के अंदर में चला गया। अब ऑब्वियस ये बात है भाई, टेरिटरी उसके अंदर में चला गया तो उसमें जो लोग रहते होंगे वो भी उसके अंदर में चले गए, ऑब्वियस ये बात है।
इसीलिए कहा गया है कि 10th पॉपुलेशन यानी कि 10वां हिस्सा जो है पॉपुलेशन का वो किसके अंदर में चला गया, अलाइज के पावर में चला गया। ठीक है, तो देखो ये सब ना ट्रीटी साइन हुआ था। एक तरीके से यहाँ पे जर्मनी का क्या हो रहा है, टुकड़ा हो रहा है। तो जर्मनी के लोगों को वेमार रिपब्लिक के प्रति गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। गुस्सा केवल इसी बात का था कि हमने आपके प्रति विश्वास जताया, हमने आपको पावर में आने का मौका दिया, तो आप कुछ तो करते, कुछ तो आप बात मनवाते कि यार ऐसा मत करो, ये गलत है, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं, सब मिल के रहते हैं। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि जाके आपने और पेपर पे साइन कर दिया चुपचाप। इसीलिए जर्मनी के लोगों ने वेमार रिपब्लिक को उतना भाव नहीं दिया, यानी कि वेलकम नहीं किया, उसको उतना इज्जत नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी शुरुआत था, और क्या होता है देखो जरा। जर्मनी लॉस्ट 75% ऑफ इट्स आयरन। सोचो, यानी कि जर्मनी में उस समय पे आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता था, और यदि किसी कंट्री का आयरन दूसरे कंट्री को मिल जाए तो ऑब्वियस ये बात है उसका कंट्री बहुत ग्रो कर जाएगा, और जिससे लिया है वो पूरा नीचे बैठ जाएगा। आप खुद सोचो कि इंडिया के अंदर से यदि 75% आयरन हमारा कोई छीन ले तो इंडिया क्या चल पाएगा, बहुत नीचे हम लोग चले जाएंगे। तो जर्मनी का 75% जो आयरन था वो अलाइज पावर ने ले लिया। 26% जो इसका कोयला था वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया ने ले लिया। सोचो, यानी कि इसका आयरन, कोयला, ये सब अलग अलग कंट्री ने ले लिया समझौते के अनुसार भाई। आगे, द अलाइड पावर डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकेन इट्स पावर, यानी कि जर्मनी के अंदर जितने भी मिलिट्री वाले सिस्टम थे उन सारे मिलिट्री वाले सिस्टम को खत्म कर दिया। किसने कर दिया, अलाइड पावर ने कर दिया। देखो अलाइड बोलो या अलाइड पावर बोलो या अलाइज पावर बोलो, बात आपको सेम समझना है। ठीक है, यानी कि जर्मनी के अंदर जितने भी मिलिट्री वाले सिस्टम थे उन सभी को इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब आप खुद सोचो, जिस कंट्री के अंदर मिलिट्री ही पावरफुल नहीं है उस कंट्री को तो कोई भी अपने आराम से कब्जे में कर लेगा, ऑब्वियस बात है। तो इतना कमजोर जर्मनी हो गया था कि इसका सारा चीज अलाइड पावर अपने अंदर करता जा रहा था, और यहाँ पे अंदर ही अंदर जर्मनी के लोगों को गुस्सा आ रहा था कि यार मेरा सब चीज़ है, आप तुम कैसे ले रहे हो। और इसके पीछे केवल जिम्मेदार कौन था, वेमार रिपब्लिक था। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉर गिल्ट क्लॉज, वॉर गिल्ट क्लॉज का मतलब क्या है, वॉर गिल्ट क्लॉज का मतलब है कि जब हमारा वॉर खत्म हो गया, इसमें मेन दोषी कौन था, अपराधी कौन था, इसी को हम लोग कहते हैं वॉर गिल्ट क्लॉज। याद रखिएगा, वॉर गिल्ट क्लॉज का मतलब है कि असल दोषी कौन था, सिंपल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वॉर गिल्ट क्लॉज जर्मनी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्रीज, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था, जर्मनी के राजा का था, क्योंकि उसी के लालच के वजह से क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ा था भाई। यदि वो लालच नहीं करता, दूसरे कंट्री पे हमला नहीं करता, तो वैसे बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा नहीं होता। तो इतना जो धन संपत्ति का नुकसान हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इसका पूरी तरीके से जिम्मेदारी किसको ठहराया गया, जर्मनी को ठहराया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जितना भी अलाइड पावर का नुकसान हुआ था उन सारे के सारे जिम्मेदार किसको ठहराए गए, जर्मनी को ठहराया गया। यानी कि इन सब कंट्री का कहना यह था कि जर्मनी यदि युद्ध नहीं छेड़ता तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होता और किसी का इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्रू वॉर गिल्ट क्लॉज जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन ऑफ अमाउंट 6 बिलियन पाउंड्स। सोचो, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर का इतना नुकसान हुआ था कि इन सारा का सारा नुकसान उन्होंने भरपाई कर लिया, किससे, जर्मनी से, फाइन लगाकर। कंपनसेशन मतलब फाइन लगाकर। जरा सोचो, जर्मनी का आपने आयरन ले लिया, कोयला ले लिया, उसके टेरिटरी को ले लिया आपने, उसके मिलिट्री को ख़त्म कर दिया आपने, उसके पॉपुलेशन को आपने ले लिया, इसके बावजूद आपका मन नहीं बढ़ा तो आपने जर्मनी के ऊपर आपने 6 बिलियन पाउंड कर्ज डाल दिया। सोचो, यानी कि फाइन तरीके से। और ये 6 बिलियन पाउंड उस समय पे बहुत बड़े अमाउंट हुआ करते थे, बहुत बड़े। कहने का मतलब जर्मनी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, एक ही गलती की वजह से, उसका राजा था। ठीक है, और ऐसा राजा यदि ऐसा नहीं करता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन उस जो, चलो मान लेते हैं कि राजा ने जो किया सो किया, उसको हल्का फुल्का बचाया जा सकता था यदि वेमार रिपब्लिक थोड़ा सा कोशिश करता तो। लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं किया, चुपचाप जाके सरेंडर कर दिया कि ठीक है भैया, जो आपको करना है कर लो, सिंपल। अरे भाई चलो मानते हैं कि आप युद्ध हार गए हैं, आपका सारा रिसोर्स उसका हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा कोशिश तो करते, हाथ पैर तो जोड़ते कम से कम कि हुजूर हमारे साथ ऐसा मत करो, हमारा कंट्री बहुत अच्छा है, हमारे लोगों को खुश रहने दो। लेकिन आपने कुछ नहीं किया।
तो लोगों को गुस्सा किसके प्रति था? वेमार रिपब्लिक के प्रति बहुत ज़्यादा था। आगे बढ़ते हैं। द अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच हिंडलैंड ऑफ जर्मनी। जर्मनी का एक जगह है हिंडलैंड, ये जगह ना अपने आप में रिसोर्स से भरा हुआ है, यानी कि आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, ये सब वहाँ पे बहुत मिलते हैं। इस वाले जगह को भी अलाइड आर्मी ने अपने कब्जे में कर लिया, यानी कि अलाइड पावर ने अपने कब्जे में कर लिया। कहने का मतलब पूरी तरीके से हमारा जो जर्मनी था वो कमज़ोर हो चुका था। तो यहाँ से आपको क्या पता चला? इस टॉपिक में आपको ये पता चला बेसिकली कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, कौन जीता कौन हारा, और उसका क्या जर्मनी को भुगतना पड़ा, ये पूरी तरीके से आपने इसमें समझा। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अगला है हमारा द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। अच्छा खासा समय हो गया है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।